अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। क्या ईद के बाद मुल्क के सियासी मंजरनामे पे कोई बड़ी तब्दीली आने जा रही है? क्योंकि एक तरफ हुकूमत मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की जिम्मेदारी महमूद खान अचकजई को दे दी है और तहरीक इंसाफ ने कहा है कि अगर बातचीत से अब मसला हल नहीं होता तो ईद के बाद बड़ी तहरीक का आगाज किया जाएगा। और दूसरी तरफ यह भी देखा जा रहा है कि हुकूमत की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी बजट से नाखुश है। बजट के तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से उन्होंने बजट इजलास में शिरकत से मना कर दिया था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी खुद घर को रवाना हो गए थे और बाद में बातचीत के जरिए जब इसहाक डार ने मनाने की कोशिश की तो कुछ अरकान जो है पीपल्स पार्टी के सिर्फ वही मौजूद थे जब बजट पेश किया जा रहा था। तो अहम सवाल यह है कि जब बजट पर वोटिंग का वक्त आता है तो क्या उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन पर खड़ी रहेगी या फिर वो हुकूमत के हक में वोट दे देंगे? इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर साहब ने और मोहम्मद मालिक साहब ने। मीर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। क्या हुकूमत फजल रहमान साहब को मनाने में कामयाब हो जाएगी या जो अचकजई साहब को जिम्मेदारी दी गई है मुज़ाकरात की उसमें आपको कोई कामयाबी होती हुई नजर आ रही है? और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो इस वक्त दबाव डाल रही है, क्या सिर्फ पब्लिक पॉस्चरिंग है या उनकी जो पोजीशन है, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जेन्युइन है और ये खतरा बन सकते हैं हुकूमत के लिए ईद के बाद? देखें, मौलाना फजल रहमान साहब को तो कोशिश की नवाज़ शरीफ ने भी मनाने की, तो अगर नवाज़ शरीफ उनको नहीं मना सके तो शहबाज शरीफ उनको कैसे मना सकते हैं? मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि मौजूदा हुकूमत की बातों में आएंगे। लेकिन जहाँ तक महमूद खान अचकजई साहब का ताल्लुक़ है तो ये इमरान खान साहब ने उनको ज़िम्मेदारी नहीं दी, बल्कि महमूद खान अचकजई साहब की ये तजवीज़ थी और वो ये समझते थे कि जो तहरीक इंसाफ है वो उसका ये जो मौक़िफ़ है कि हम अगर बात करेंगे तो सिर्फ उन लोगों से करेंगे जिनके पास इख्तियार है जी। और ख़ास तौर पे दो पार्टीज़ के साथ वो बात करने के लिए तैयार नहीं थे, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। तो अचकजई साहब क्योंकि अब तहरीक इंसाफ के साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से उनके साथ शामिल हो चुके हैं, तो उनका ये ख्याल था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ भी बातचीत करनी चाहिए। इस पर तहरीक इंसाफ ने काफ़ी रजिस्ट किया, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब जो हैं वो इसके लिए तैयार नहीं थे। लेकिन आखिरकार अचकजई साहब के इसरार के बाद उन्होंने इमरान खान साहब ने उनको गो हेड दे दिया है। तो ये एक्चुअली अचकजई साहब की तजवीज़ थी, इमरान खान साहब ने उनको ज़िम्मेदारी नहीं दी। इमरान खान साहब ने उनको काफ़ी मज़ाहमत के बाद, काफ़ी लैतो लाल के बाद उनको ये कहा है कि अच्छा चले ठीक है, आप अपने मुज़ाकरात करके देख लें। लेकिन अब हुआ ये है कि जैसे ही इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एग्री किया कि अचकजई साहब भले नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात कर लें, तो जो फेडरल बजट आया है उस फेडरल बजट के बाद सिचुएशन मुझे लगता है कि तब्दील हो गई है और अब अचकजई साहब जो हैं वो मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं आइन की बालादस्ती के नुक्ते पे। लेकिन अब तो जो हुकूमत की एक इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, उसने ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया और मेरी इतला के मुताबिक कुछ दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके भी इस बजट के बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये जो बजट आया है इसने सूरत हाल को काफ़ी तब्दील कर दिया है और बजट की वजह से अगर कोई चांस था कि पीपल्स पार्टी जो है वो ईद के बाद भी मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी रहती, तो मुझे वो चांस कम होता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी वजह ये है कि जो ईद से पहले जो पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था, उस इजलास में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपनी पार्टी के MNAs को ये इजाज़त दे दी है कि आपकी मर्ज़ी है, आपने बजट के हक़ में वोट डालना है या उसकी मुखालफत में वोट डालना है, पार्टी की इसके बारे में कोई पॉलिसी नहीं है। और उस पर जो MNAs की अक्सरियत थी, पीपल्स पार्टी के MNAs की अक्सरियत, वो उन्होंने बिलावल साहब को बता दिया जी कि हम ये जो बजट पेश किया गया, हम इस बजट को तो हम तस्लीम नहीं करते। तो अब मुझे लगता है कि मुज़ाकरात जो हैं वो कहीं पीछे रह गए हैं। अब हुकूमत के लिए मसला ये होगा कि बजट वो कैसे पास कराएगी। सही, और ये बड़ी वाकई बजट वाले दिन बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी और आपके प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के MNA आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने कहा कि अगर हम मनी बिल के खिलाफ भी वोट देते हैं तो बिलावल साहब ने कहा है कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मालिक साहब, अब दो इशूज़ हैं, क्या बजट के बाद, क्या ईद के बाद हुकूमत को एक टफ टाइम मिल सकता है? जो पीपल्स पार्टी की पोजीशन हमने देखी बजट वाले दिन, और दूसरा ये जो मुज़ाकरात वाला सिलसिला है, अचकजई साहब की चॉइस से तो वाकई ये लग रहा था कि ये मुज़ाकरात शायद इस्टेब्लिशमेंट से नहीं,
ये मुज़ाकरात पीपल्स पार्टी और नून लीग से करने के लिए ही उनको एक इख्तियार दिया गया। और अभी मीर साहब ने कहा कि अचकज़ई साहब का ही प्रपोजल था, और क्योंकि माजी में एक हुकूमत का हिस्सा भी रह चुके हैं तो उनकी एक बॉन्डिंग भी है। लेकिन पीटीआई अपने आपको डिस्टेंस करना चाह रही थी कि नहीं नहीं, सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अगर टास्क उनके पास है तो वो सियासी जमातों से बात करने के लिए है। 90s की बात है, मैं अफगानिस्तान में वॉर कवर कर रहा था जिनमें मुजाहिदीन थे, तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई। उनको नबी मोहम्मदी साहब थे, वॉरलॉर्ड उनको हजरत साहब सारे कहते थे। ये जब ये नबी अहमद बात कर रहे हैं ना कि ये उनका आइडिया था अचकज़ई साहब का, तो ये किस्सा छोटा सा याद आ गया। तो उनसे मैंने पूछा कि जी हमने ब्रिटिश गैजेटियर में पढ़ा है कि गोरा लिखता है कि यू कैन बाय एन अफगान और बुली एन अफगान, तो अगर आप बुली भी ना कर सकें, बाय भी ना कर सकें, तो फिर उससे कैसे डील करें। उन्होंने कहका लगाया, तो फिर उन्होंने कहा कि फिर आपने उसको जो भी बेचता है उसको फर्स्ट मेक हिम बिलीव इट वाज हिज आइडिया, कि उसको ये लगे कि उसका आइडिया है। मेरा ख्याल ये है कि अचकज़ई साहब के साथ भी यही हुआ है कि उनको ये लगता ही है कि उनका आइडिया, लेकिन उनका आइडिया है नहीं। देखिए, मास्टर टैक्टिशियन है इमरान खान साहब। इमरान खान साहब ने बड़ी जबरदस्त एक चाल चली है। उन्होंने अचकज़ई साहब को आगे लगाया, उनके ताल्लुकात हैं। अचकज़ई साहब वाहिद आदमी है पीटीआई की तरफ से जो नवाज शरीफ को फ़ोन करके अपनी मीटिंग सेट कर सकते हैं, शहबाज शरीफ से कर सकते हैं, जरदारी साहब से कर सकते हैं। ये गौर खान नहीं कर सकते, अली खान नहीं कर सकते, ये मरवत नहीं कर सकते। तो इनको लिहाज और पुराने ताल्लुकात है, कर सकते हैं। खान साहब के पास प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी है। सुप्रीम कोर्ट ने मशवरा दिया कि आप बातचीत करें, आप क्यों नहीं करते, वरना जिम्मेदारी होगी। आप खान साहब ने कहा चले बातचीत कर लें, सेलेक्ट कर लिया इनको अचकज़ई साहब को। अब अगर अचकज़ई साहब की कोई बात किसी भी लेवल पे कामयाबी हुई तो वो खान साहब की स्ट्रेटेजिक कामयाबी समझी जाएगी, और अगर कोई भी नाकामी होती है तो वो अचकज़ई साहब की शख्सी नाकामी उनके खाते में पड़ जाएगी। तो इट्स अ विन विन फॉर खान साहब। सेकेंडली, सुप्रीम कोर्ट का मशवरा था, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे वो टॉक्स भी शुरू कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट की आंखों में भी मैं अच्छा हुआ आपके, ठीक है देखें मैं आपने मशवरा दिया, मैंने इतना सख्त रवैया था, मैंने उसमें भी नरमी कर ली, तो उनके लिए तो है विन विन। देखिए, बजट पे हर कोई अपना प्रेशर बढ़ाता है। खान साहब बैंक कर रहे थे कि सख्त बजट आएगा, आया है। इसके बाद डिसकंटेनमेंट में इजाफा होगा, वो भी होगा, तो उनका टाइम था प्रेशर बढ़ाने का। बजट पास करने के वक्त है तो यही वक्त है पीपल्स पार्टी का भी अपना कई चीजें और मनवाने का। दो चीजें तो क्लियर हुई हैं। एक फीलिंग थी इस पे हामिद हैज मच बेटर कॉन्टैक्ट्स इनसाइड पीपीपी देन मी। आई एम श्योर अगर मैं गलत हूँगा तो बता देंगे कि दो चीजें रवैये जो मेरी पीपल्स पार्टी वाले से बातें हुई थी, एक वो वर्ड यूज करते थे, यार हमें तो टेकन फॉर ग्रांटेड है, ये बस समझते हैं कि जो हम करेंगे हम चल पड़ेंगे। तो एक तो टेकन फॉर ग्रांटेड का रवैया था जो उनको बहुत ज्यादा था, और दूसरा ये कि उन्होंने ये भी अज्यूम किया हुआ कि बजट में हर बात पे हम मोहर लगा देंगे अगर हमारा इनपुट नहीं लिया, और हमारा इनपुट नहीं लिया इन्होंने जिस तरह लेना चाहिए था। ये दो बड़े जेन्युइन रीजंस थे, तो इसलिए उनका भी यही पॉइंट है प्रेशर बढ़ाने का। क्या ये बजट उतना बुरा है कि जिसके बाद सड़कों पे आग लग जाए? मेरा नहीं ख्याल। आई वाज एक्सपेक्टिंग अ मच हार्शर बजट, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट। एक तो मीर साहब इस बात का भी जवाब दीजिएगा कि क्योंकि पीटीआई ऑलरेडी डिस्टेंस कर रही है कि नहीं, अचकज़ई साहब को हमने सियासी पार्टी से तो बात करने के लिए नहीं इख्तियार दिया है, तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि बातचीत शुरू हो, पता चले आखिर में कि अचकज़ई साहब के पास वो मैंडेट भी नहीं है और पीटीआई शायद अपने आप को बाद में डिस्टेंस करते अगर कोई बात आगे बढ़ती भी है तो? देखिए, मैंने तो जो आपके साथ बात की है ना वो मैंने किया है जो मेरी महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ पिछले 2-3 हफ्ते में जो गुफ्तगू होती रही है, और उसमें तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप है वो भी शामिल थी, और उसमें जो मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी है, और उसमें मैंने ये भी देखा कि उमर अयूब साहब और असद कैसर साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं थे, वो रजिस्ट कर रहे थे, लेकिन अचकज़ई साहब के एहतराम में वो खामोश रहते थे। फिर वो जाते थे अडयाला जेल, वहाँ जाके वो इमरान खान को कहते थे कि नहीं नहीं, अचकज़ई साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं जी कि सबसे बात करनी है, नवाज शरीफ से भी करनी है, जरदारी साहब से भी करनी है, हम तो तैयार नहीं हैं। और खान साहब कहते थे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो उसके बाद फिर वो वापस आते थे, फिर अचकज़ई साहब जो हैं वो किसी और को खान साहब के पास भेजते थे। तो मेरे पास है ना वो पूरा एक पिछले 3-4 हफ्ते में जो हो रहा था, कौन अचकज़ई साहब का पैगाम लेके गया इमरान खान के पास, इमरान खान से वापस क्या पैगाम भेजा, फिर अचकज़ई साहब ने कि वो मुझे उस बैकग्राउंड का पता है।
उसकी रोशनी में मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो सारे कार्ड शो नहीं करती। इमरान खान का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि अगर अचकजई साहब के नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो वो नाकामी की जिम्मेदारी अचकजई साहब पे डाल देंगे। ऐसी बात नहीं है, ये भी उनके दरमियान तय हो गया है, इमरान खान और अचकजई साहब के दरमियान, कि वो कोशिश करेंगे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको आइन की बालादस्ती के नुक्ते पर अपने साथ मिलाया जाए। और असल जो मकसद है अचकजई साहब का, असल मकसद जो इमरान खान साहब का है वो ये है कि उन्होंने ईद के बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी उनके साथ आएंगी उनके साथ मिलकर आइन के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर एक उन्होंने बहुत बड़ा अलायंस जो है वो बनाना है और उसको उन्होंने फॉर्मली अनाउंस करना है। और अगर उसमें फिर मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो आइन की बालादस्ती के मसले पे, और उसमें एक नुकता बड़ा अहम है वो जो बातचीत होगी कि अदलिया के साथ जो लड़ाई चल रही है ये लड़ाई खत्म करनी है। तो अगर मुस्लिम लीग नून उस पर राजी नहीं होती, अगर आपसे पूछूं, फिर यही सवाल मैं मालिक साहब से पूछूंगा कि अगर ये सियासी जमातों से बात का आगाज होता भी है तो इसमें हासिल क्या होगा? क्योंकि अभी भी पीटीआई दो चीजों पर बात कर रही है, एक इमरान खान की रिहाई और उनके जो कारकुनान है उनकी रिहाई, और दूसरा मैंडेट वापसी। तो इस पर पीपल्स पार्टी उन्होंने क्या देगी अचकजई साहब? देखिए ना, मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूँ कि अचकजई साहब का और इमरान खान साहब का जो अल्टीमेट गोल है वो ये तो नहीं है कि जी उनको भी पता है कि ये एक हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के नाम पे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल अलायंस बना के हम इमरान खान को रिलीज़ तो नहीं करवा सकते ना। असल में वो एक इत्माम हुज्जत है, और अचकजई साहब ने भी ये बात की है, लफ्ज़ उन्होंने भी इस्तेमाल किया कि हमें इत्माम हुज्जत तो करना चाहिए ना, हमें नवाज शरीफ से भी बात करनी चाहिए, जरदारी साहब से भी बात करनी चाहिए। इन्होंने बनाना है एक अलायंस, उसके बाद इन्होंने चलानी है एक तहरीक, और उस तहरीक का जो मकसद होगा, नाम तो उसका ये होगा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, लेकिन जारी बात है उसमें ये अदलिया के साथ जो लड़ाई चल रही है इस वक्त हुकूमत की, उसको भी एक नुक्ता बना रहे हैं कि अदलिया के साथ लड़ाई को ख़त्म किया जाए। और उसमें मुझे लगता यह है कि अल्टीमेटली जो पीपल्स पार्टी है वो शर्त लगा सकती है कि अगर आपने बजट की मंजूरी के लिए हमारा वोट अगर आपको चाहिए तो ठीक है, या पीएसडीपी वाला मसला जो है इसको भी रिजॉल्व करें। जो पंजाब में आपने जो डेफेमेशन लॉ बाई हुक एंड क्रुक मंजूर करवाया इसको भी आप वापस लें, और जो आप जुडिशरी के साथ लड़ाई कर रहे हैं इस लड़ाई को भी ख़त्म करें। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कोई इमरान खान का कोई मकसद नहीं है कि उन्होंने अल्टीमेटली अचकजई साहब के पे कोई इल्ज़ाम लगा देना है। दोनों एक पेज पे हैं, अल्टीमेटली उन्होंने एक हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलानी है। जी मालिक साहब, एक तो तहफ़्फ़ुज़ आइन की ये मूवमेंट होगी, लेकिन इसमें पीटीआई तो बड़ा कैटेगोरिकली कहती रही है कि इमरान खान की रिहाई, कारकुनान की रिहाई और मैंडेट वापस। तो आपके ख्याल में ये डायलॉग का सिलसिला अगर शुरू भी होता है तो ये कितना आगे जाता हुआ आप देख रहे हैं इसको? नहीं, पहली बात ये है कि ये मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि किसी ने किसी पे इल्जाम लगा देना। मैंने आपको ये कहा है कि क्या परसेप्शन क्या बनेगा। अगर कोई डिलीवरी नहीं आती तो समझा जाएगा कि अचकजई साहब नाकाम हो गए अपनी एफर्ट के अंदर, और अगर कोई भी कामयाबी आई तो उसका पूरा कामयाबी का क्रेडिट मिलेगा कि स्ट्रेटेजिक मूव बड़ी जबरदस्त थी। ये तासुर में और ये कहना कि इल्जाम इमरान किसी पे लगा दे कि दो मुख्तलिफ चीजें हैं। सो लेट्स नॉट कंफ्यूज द टू। देखिए, इनका तो है ब्रॉडर अलायंस का। इस वक्त दो कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत बड़े चल रहे हैं इस मुल्क में। एक चल रहा है खान साहब का और इस्टेब्लिशमेंट का, एक चल रहा है इस्टेब्लिशमेंट का और जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव भी कह लें। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट अव्वल तो लॉन्ग टर्म में कोई भी ये अफोर्ड नहीं करते दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ये गलती बहुत करेगी, अगर वो जिस तरीके से इमरान खान वाला कॉन्फ्लिक्ट डील कर रही है उसी तरीके से अगर जुडिशरी का कॉन्फ्लिक्ट डील किया, अगर कल बड़े आराम से ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो सकता है। अगर दो स्टेप बैक लेके एस्टैब्लिशमेंट सर्टन सीबीएम्स करे उनके लिए तो ठीक हो सकता है। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फिर पैदा हो जाएंगे इस ऑपोजिशन अलायंस के लिए। और जिस सूट में हामिद ने बात की कि अगर ये पॉलिटिकल अलायंस बन जाता है तो वाकई पीएमएलएन लेड गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी मुसीबतें पड़ सकती हैं, आप आइसोलेट हो जाते हैं। लेकिन उनकी आइसोलेशन में और इस तहरीक की ब्रॉडर तरक्की बनने में बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर कंटिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट होगा बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट एंड जुडिशरी। अगर ये आप इक्वेशन से निकाल दें तो फिर हालात बहुत इजी हो जाएंगे सबके लिए। जो इस वक्त स्टेटस को कायम रखना चाह रहे हैं जिन बुनियादों पे, वो स्टेटस को ज्यादा अरसा चल जाएगा। लेकिन यक वक्त एस्टैब्लिशमेंट का टकराव विद खान साहब एंड एस्टैब्लिशमेंट का टकराव विद जुडिशरी, ये दोनों टकराव यक वक्त एस्टैब्लिशमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती।
सही, तो आपको लगता है कि इस वजह से जो है ये अलायंस ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। और इसमें ज़रा मुझे क्विकली बता दीजिएगा, आपसे भी पूछ लेता हूँ, फजल रहमान साहब ने अभी तक मुलाकातें तो की हैं पीटीआई से, लेकिन बाकायदा सपोर्ट उनको नहीं दिया अब तक। तो आपको लगता है कि ये शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात के बाद फजल रहमान साहब अपनी पोजीशन पे कायम रहेंगे और फैसला कर लेंगे कि इवेंचुअली उन्होंने हुकूमत की तरफ जाना है या जो तहफ़्फ़ुज़ आइन मूवमेंट है उसका हिस्सा बनना है? देखिए, इस वक्त हर कोई डील चाहता है ना। पीटीआई अपने नजदीक वो फेयर डील चाहती है। वो कहते हैं कि हमारी फेयर डील ये है कि हमें हमारा लीडर बाहर आए और हमें एक रीजनेबल हमारी सीटें वापस आ जाए। उनको पता सारी नहीं आएगी या वॉटेवर, और जो भी चाहते हैं वो उनकी फेयर डील है। ये समझते हैं कि मेरे साथ बहुत बड़ा हाथ हुआ है मौलाना साहब, मेरा मुदावा किया जाए। अब कौन किस तरह मुदावा, तो हमेशा गवर्नमेंट ज्यादा जल्दी कर सकती हैं। मौलाना साहब के मुदावे ज्यादा गवर्नमेंट ज्यादा जल्दी कर सकती हैं। एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी उनको गिला है। दिस लुक्स लाइक अ मोर लाइकली पाथ। लेकिन जितनी इस वक्त लाइनें रेड, हर कोई अपनी अपनी सख्त लाइन लेके बैठ गया है। मुझे लगता है कि शायद ये मजबूर कर दें मौलाना साहब को, धकेल दे अपोजिशन अलायंस की तरफ, ना चाहते हुए भी। अगर उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ भी होगी, लेकिन जो हालात बन रहे हैं उनको मौका नहीं दिया जा रहा कि वो भी 2 कदम पीछे हट पाए। आपको हमेशा मौका किसी को जवाब देना पड़ता है। शहजाद, अगर आपसे मेरा झगड़ा चल रहा है तो मुझे कुछ तो आप देंगे, तो मैं अपना पर्सोना को भी, तो पब्लिक पर्सनालिटी है ना, पब्लिक पॉलिटिक्स है। तो आई थिंक अभी तक उनको पब्लिक मैनूवरिंग रूम नहीं मिल रही कि जिसमें वो अपना लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा, अगर आप देखें पब्लिक फोरम्स पे जो सबसे ज्यादा सख्त तकरीर करते हैं या पोजीशन ले रहे हैं, वो तो इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं। पिछले दिनों उन्होंने कराची में भी जो तकरीर की बहुत ही सख्त थी। मीर साहब, आप इस हवाले से क्या समझते हैं, जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के दरमियान एक तनाव इस वक्त हम देख रहे हैं, क्या ये बरकरार रह सकता है या किसी को पीछे हटना पड़ेगा? और आपको क्या लगता है कि जुडिशरी पीछे हटेगी या एग्जीक्यूटिव को इस मामले में पीछे हटना पड़ेगा? नहीं, ये इस तरह नहीं चलेगा। और इसमें कुछ जो हमारे जो मेहरबान हैं, उन्होंने जो जजेज़ हैं उनको बड़ा अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। और जजेज़ ने अभी तक जो उन्होंने आपस में फैसला किया हुआ है कि हमने अल्टीमेटली करना क्या है, तो उन्होंने भी अभी तक वो करना नहीं शुरू किया। वो भी स्पेस दे रहे हैं। उन्होंने भी कोशिश की है कि जब पिछले दिनों अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने, मंसूर अवान साहब ने एक रेड फ्लैग लहराया था, तो जजेस जो हैं वो भी, उन्होंने भी फिर उसके बाद एक ऐसा जेस्चर दिया कि हम भी की आवाज़ बहुत थोड़ी आ रही है। तो इसलिए जब जजेस पीछे हुए और उसके बावजूद हुकूमत जो है उसने कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया, तो उसके बाद अब धकेल दिया गया। मेरा ख्याल है जुडिशरी को धकेल दिया गया है कि वो अब जो भी फैसला करे, वो फैसला हर कीमत पर वो आइन और कानून के मुताबिक करे। और आप हिस्ट्री उठा के देख लें पाकिस्तान की कि जब भी कोई हुकूमत जुडिशरी और मीडिया के साथ लड़ाई का आगाज़ करती है तो अल्टीमेट लूज़र हुकूमत होती है। और ठीक है, मीडिया को काफ़ी नुकसान होता है, इसमें कोलैटरल डैमेज में उसका काफ़ी नुकसान हो जाता है, लेकिन अदलिया का कुछ नहीं बिगड़ता। अगर बिगड़ता है तो आम तौर पे सिर्फ एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट का ही बिगड़ता है। तो ये लड़ाई तो ज़ाहिर हमें लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की और जुडिशरी की है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कोलैटरल डैमेज जो है वो मीडिया का होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कोलैटरल डैमेज PMLN का होगा। लेकिन मीर साहब, हम ये भी तो देख रहे हैं कि जुडिशरी अगर कोई फैसला करती है, कोई इकदाम उठाने जाती है, तो हुकूमत उस फैसले को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती है। और इसकी जो ट्रिब्यूनल, इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल वाली मिसाल है, वो हमारे सामने है कि ऐसा लग रहा था कि जो 3 MNAs हैं PMLN के, क्योंकि वो अपने बयान हल्फी जमा नहीं करा रहे थे, अपने फॉर्म 45 जमा नहीं करवा रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि ट्रिब्यूनल का फैसला उनके खिलाफ आएगा। लेकिन फिर हुकूमत एक ऑर्डिनेंस लेके आती है कि रिटायर्ड जज के भी ट्रिब्यूनल बन सकेंगे। और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के पास जब ये शिकायत जाती है नून लीग के MNAs की तरफ से, तो ECP भी ये फैसला करता है कि जो ट्रिब्यूनल केस सुन रहा है वो अब केस नहीं सुन सकेगा और नया ट्रिब्यूनल सुनेगा। अब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो है, लेकिन इससे ये तो जाहिर होता है कि कोई भी इकदाम अगर उठाने की कोशिश होती है या कोई फैसला आने वाला होता है, तो एग्जीक्यूटिव जो है उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती है। फिर मैं इत्तेफाक से उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस हेयरिंग को सुन रहा था, और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को मैंने कभी इस तरह के रिमार्क्स देते हुए नहीं सुना। और जब उन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से ये कहा कि मैं आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दूंगा अगर आपने मेरे जज पे नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का इल्ज़ाम लगाया, तो आपको साबित करना पड़ेगा। तो अब उन्होंने नून लीग के जो मुतलका MNA साहब हैं उनको इन पर्सन बुला लिया है। ईद के बाद उन्होंने इन पर्सन पेश होना है और उन्होंने ये साबित करना है कि जो जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब हैं उन्होंने कहाँ पे फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म की है। और अगर वो ये साबित करने में कामयाब नहीं हुए तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस उनको भुगतने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली इसमें नुकसान जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा।
सही। और आपने तो इस पे बात की मालिक साहब बजट के हवाले से कि आप समझते हैं कि आप समझ रहे थे कि शायद इससे ज़्यादा सख्त बजट आ सकता है, लेकिन जो बजट वाले दिन हमने देखा पीपल्स पार्टी की पोजीशन थी, बिलावल साहब घर चले गए, उनके कुछ ही अरकान वहाँ असेंबली में मौजूद रहे। अब ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा क्योंकि पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा तो नहीं है। ख्वाहिश हमने देखा कि बजट वाले दिन भी बड़ी कोशिश की गई नून लीग की तरफ से कि उनको हुकूमत का हिस्सा बनाया जाए, बाकायदा कैबिनेट का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन आपके ख्याल में पोजीशन बरकरार रहेगी पीपल्स पार्टी की या गिव एंड टेक करने के बाद जो है वो हुकूमत को वोट दे देंगे इस बजट पर? देखिए, मैं हामिद से एग्री करता हूं कि ये डिफरेंसेस खाली कॉस्मेटिक या ऑप्टिक के डिफरेंसेस नहीं है, सीरियस डिफरेंसेस हैं। लेकिन भले वो गवर्नमेंट का हिस्सा ना हो, लेकिन वो एक लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा तो है ना, लार्जर स्ट्रक्चर का हिस्सा तो है। तो लार्जर स्ट्रक्चर में बाकी इंडिपेंडेंट, हर कोई इतना इंडिपेंडेंट नहीं कि अपने बड़े बड़े फैसले खुद ही बैठ के करता रहे। एक पॉइंट है डिसएग्रीमेंट की। मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास इस वक्त लग्जरी अगर वो लेंगे। देखिए, अगर बजट के वो मेंबर्स को कहते हैं कि आप वोट अगेंस्ट कर दे, लेट्स से उनके 50 मेंबर्स वोट अगेंस्ट करते हैं, फारग होगी ना गवर्नमेंट। बजट डिफीट होता तो गवर्नमेंट गई। क्या इतने बड़े डिफरेंसेस हैं जिसमें जो थर्ड स्टेक होल्डर है वो अलाउ करेगा पीपल्स पार्टी को ये हदें क्रॉस करने की कि वो गवर्नमेंट गिरा दे? इट इज नॉट दैट सिंपल। और ये जरदारी साहब को पता है, सबको ही पता है, सबके साथ लगे हुए हैं, ऑल इन हुआ हुआ इस गेम के अंदर, ऑल बेट्स आर इन। तो ये इतना नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी डिसाइड कर दे। इट इज नॉट अ मैटर बिटवीन मिस्टर जरदारी और शहबाज शरीफ खाली, इसके अंदर और भी स्टेक होल्डर्स हैं, और वो स्टेक होल्डर्स हैं जिनका इक़्तिदार में आने के लिए दोनों मरहूने मेहनत है। तो इतना सिंपल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मालिक साहब और हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप में मायूसकुन कारकर्दगी के बाद कौमी क्रिकेट टीम ने रवां साल वर्ल्ड T20 में भी अब तक इंतहाई मायूसकुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। अमेरिका और वेस्टइंडीज में जारी इस वर्ल्ड कप में बाबर 11 ने अपने पहले ही मैच में मेजबान अमेरिका के हाथों शर्मनाक शिकस्त खाई, जिसके बाद कौमी क्रिकेट टीम को भारत से भी नाकाबिले यकीन शिकस्त हुई जब पाकिस्तानी बल्लेबाज सिर्फ 120 रन का हदफ भी हासिल ना कर सके। और अब सिर्फ कनाडा के खिलाफ कामयाबी के बाद पाकिस्तान कल अपना आखिरी मैच आयरलैंड के खिलाफ खेलने जा रहा है। मगर जहां इस वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों की मायूसकुन कारकर्दगी पर तनकीद हो रही है, वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और खास तौर पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के फैसलों और बयानात पर भी सवालात उठ रहे हैं, जिनके वर्ल्ड कप के आगाज से लेकर आज तक टीम को लेकर बयानात बदलते रहे। क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले टीम की कारकर्दगी और सिलेक्शन पर सवालात उठे तो मोहसिन नकवी ने कौम को टीम पर तनकीद ना करने का मशवरा दिया। फिर जब टीम अमेरिका और भारत से हारी तो मोहसिन नकवी ने खुद टीम पर शिकस्त का सारा मलबा डालकर बड़ी सर्जरी करने का बयान दे दिया। और फिर जब मोहसिन नकवी के इवेंट के दौरान मुतनाज़ा बयान पर तनकीद हुई तो मोहसिन नकवी ने अपने बयान पर यू टर्न लेकर कौम से फिर टीम को सपोर्ट करने की अपील कर दी। वर्ल्ड कप के बाद क्या होगा, टीम में किस किस्म की सर्जरी होगी, कौन इन होगा कौन आउट होगा, इस बारे में 3 रोज पहले चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से सवालात हुए तो उन्होंने कहा कि अभी टीम मैचेस खेल रही है, कौम को इंतजार करना चाहिए, सब लोग दुआ कर रहे हैं कि टीम आगे पहुंचे, इसलिए अभी इस बारे में मजीद बात करना मुनासिब नहीं होगा। मगर अलमिया यह है कि जो चेयरमैन PCB अब कौम को मजीद इंतजार और टीम को सपोर्ट करने का मशवरा दे रहे हैं, उन्होंने ही भारत के खिलाफ शिकस्त के बाद खुद टीम पर तनकीद शुरू कर दी थी। भारत के खिलाफ मैच के बाद सहाफियों से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने टीम में इख्तलाफात का इशारा करते हुए कहा था कि उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि टीम में क्या चल रहा है और हारने की वजूहात क्या हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि लगता था कि टीम में छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा, मगर ख़राब कारकर्दगी के बाद यकीन हो गया है कि बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। यानी जिस तरह ज़का अशरफ ने आखिरी वर्ल्ड कप के दौरान टीम पर शिकस्त का सारा मलबा डाल दिया था, इसी तरह मोहसिन नकवी ने भी वर्ल्ड कप खत्म होने का इंतजार करने के बजाय इवेंट के दौरान ही टीम पर तनकीद शुरू कर दी है। जबकि मोहसिन नकवी ने ही वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कौम से ये अपील की थी कि कौम 4 हफ्ते तक टीम पर तनकीद ना करे, अगर टीम को सपोर्ट मिलती रही तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाएगा। अहम बात यह कि मोहसिन नकवी अब टीम में बड़ी सर्जरी की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। जबकि टीम से मुतालिक जितने बड़े फैसले हुए हैं वो बतौर चेयरमैन उन्होंने ही लिए हैं। बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाने, 7 रुकनी सिलेक्शन टीम तश्कील देने से लेकर नए कोचिंग स्टाफ और रिटायर्ड खिलाड़ियों को दोबारा टीम में शामिल करने समेत कई फैसले ऐसे हैं जो कि मोहसिन नकवी ने खुद किए हैं। टीम और मैनेजमेंट से मुतल्लिक अहम फैसलों के अलावा मोहसिन नकवी की टीम में मामलात में इन्वॉल्वमेंट भी गैर मामूली रही है। वो कभी टीम में इख्तलाफात दूर करने के लिए काकुल पहुंच जाते हैं, कभी पूरी टीम को घर भेजने की तड़िया लगाते हैं, कभी टीम के मोराल बूस्टिंग के लिए इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरे करते हैं, तो कभी अमेरिका पहुंचकर टीम में बड़ी सर्जरी की बात करते हैं। और ये टीम के मामलात में ऐसी इन्वॉल्वमेंट है
जो इससे पहले कभी नहीं देखी गई। मगर अब जब वक्त जिम्मेदारी उठाने का आया है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी जिम्मेदारी खिलाड़ियों पर डाल रहा है। इस मामले पर हम मजीद बात भी करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे साबिक क्रिकेटर इमरान नज़ीर और इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद और पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर इमरान नज़ीर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अहमद साहब, एक अरसे से आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के हवाले से, लेकिन अब 3 मैच में से 2 मैचेस हम हार चुके हैं। यूएसए जैसी वीक टीम से हार गए, इंडिया से जीता हुआ मैच हार गए। अब ये जो मायूसकुन कारकर्दगी है, इसकी वजह क्या है? आपको लगता है बस ऑन द डे टीम परफॉर्म नहीं कर सकी या मसाइल इससे ज़्यादा गंभीर हैं? टीम सिलेक्शन में इशू है, प्लेयर्स की एबिलिटी का इशू है और प्लेयर्स ग्रुपिंग का भी इशू है। किस नतीजे पे पहुंचे हैं आप अब तक? देखिए, ये सिर्फ इस दफा की बात नहीं है। आप पिछले 2, 3, 4 इवेंट्स उठा के देख लें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की यही स्टोरी चलती आई है और जो कि बड़ी मायूसकुन है और दिल दुखाने वाली है। और कोई भी खुशी से कुछ चीजें नहीं करता है या अपने लोगों के गलतियां पिन पॉइंट नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस मुल्क से प्यार है, हमें इश्क है, तो कहीं बताना ही पड़ेगा लोगों को कि क्या चल रहा है, हो क्या रहा है। अब सिर्फ अगर आप इस इवेंट पे आते हैं तो पिछले 2-2.5 महीने की आप प्रेपरेशन देख लें जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की थी, जिस तरह इन्होंने फर्स्ट क्रिएट किया टीम अनाउंस करते वक्त ही, और जो फिर टीम सिलेक्ट हुई है, अभी तक कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठ पा रहा है। और यही बात हम निशानदेही बैठ के पिछले शोज में करते रहे हैं, बताते रहे हैं, हेल्प करने की कोशिश की है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उसके बाद टीम अनाउंस करते हुए जो वावेला मचाया गया, जिस तरह आखिरी दिन तक जो है ना सबसे लेट हमने टीम अनाउंस की, और ये शो करती है कि आपके पास श्योरिटी नहीं थी कि आपने किस कॉम्बिनेशन से आगे बढ़ना है। उसके बाद फिर जब आयरलैंड आपकी T20 टीम जो है न्यूजीलैंड से हारी, उनके 10 प्लेयर आईपीएल में थे, उसके बाद आयरलैंड से आप हारे, ना सिर्फ हारे, उन्होंने तीनों मैचों में आपको 190, 180, 175 स्कोर किए। फिर आपने यूएसए से हारे, इंग्लैंड से आप हारे, फिर इंडिया से आप हार गए, और कनाडा के खिलाफ जो आप जीते भी हैं, वो आप किस तरह खेले हैं क्रिकेट। आपको 13.5 रन में वो ओवर चेस करने थे स्कोर, क्योंकि और उसके बाद आपने 18वें ओवर में वो चेस किया है। समझ आती है कि जो फास्ट बॉलर थे वहां पे बॉल थोड़ा बहुत चल रहा था, लेकिन जब कनाडा के स्पिनर्स आए थे कंडीशंस बकदरे बेहतर थी। आप उसको ऑन दी अप ऑन मार रहे हैं, आप ऑन दी अप ड्राइव्स मार रहे हैं, आप बैकफुट पे जाके कवर्स मार रहे हैं। ये शो करता है कि कंडीशंस बेहतर थी, लेकिन हमें कोई इंटेंट ही देखने को नहीं मिला है। तो यही बात है भाई, आप गलत क्रिकेट खेल के इंडिया के खिलाफ और उसके यूएसए के खिलाफ अपने आप को खुद ही उस पोजीशन में लेके आए कि अब आपको ये जो कनाडा वाला मैच था तेज खेल के जीतना था। इसमें किसी और का कसूर नहीं है, ये आप ही का कसूर है। अपनी गलतियों का जो आप चीजें होती हैं वो खुद ही रेक्टिफाई भी करते हैं, उसकी भुगतना भी पड़ता है, लेकिन नहीं, आपने वो भी 18वें ओवर में किया। उनके ऑर्डिनरी से स्पिनर थे, आप उनको सिग्नल लेते रहे। रिजवान की जो है ना 53 बॉल्स 53 रन की जो इनिंग है वो स्लोएस्ट इन द हिस्ट्री हो गई वर्ल्ड कप। तो ये अब इतना भी मुश्किल पिच था क्या? जेसन गिलिस्पी, मैकग्रा लगे हुए थे कि आपने स्लोएस्ट 50 बना दी उस मैच में जहां पे आपको रन रेट से जीतना था। मतलब थोड़ा सा तो आप इंटेंट शो कर सकते थे। बाबर आजम फिर वही हमेशा की तरह मोस्ट सीनियर बैट्समैन है, 4-5 साल से वो खेली जा रहे हैं, 33 बॉलों पे 33 रन उन्होंने स्कोर किया है। इस तरह लग रहा है कि उनकी टांगे अंदर कांप रही हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर। कोई अथॉरिटी वो शो नहीं कर पा रहे अपने बल्ले के साथ, ना कोई लीडरशिप में उनके स्किल्स नजर आ रहे हैं। तो जब ये हालात है आपकी टीम के, वो प्लेयर जो पिछले 5 साल से रेगुलरली खेल रहे हैं, जब वो इस तरह की मायूसकुन टीम परफॉर्मेंस देंगे तो बाकियों से आप क्या सही। तो मसला ये ऑन द डे परफॉर्मेंस का नहीं है, ये सिलसिला काफी अच्छे से चला आ रहा है, खासतौर पे बड़े टूर्नामेंट्स में। इमरान नज़ीर साहब, आपने T20 स्टाइल ऑफ क्रिकेट उस वक्त खेली थी जब T20 क्रिकेट एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, आप वनडे भी उसी तरीके से खेलते थे। अब ये जो बार बार बात सुनने में आती है इंटेंट की, जो अहमद भी अभी कह रहे हैं, ये प्लेयर्स की एबिलिटी का मसला है कि उनमें वो एबिलिटी नहीं है कि उस तरह की वो हिट्स मार सके और उस इंटेंट का मुजाहरा कर सके, या ये मेंटल अप्रोच है उनकी कि नहीं, हमने खेलना ही नहीं उस तरीके से क्योंकि शायद हम आउट हो जाएं। क्योंकि अगर बैट्समैन में ये खौफ होगा कि ये मैं हिट मारूंगा आउट हो जाऊंगा तो वो हिट लगेगी नहीं उससे। तो मेंटल ब्लॉक है या एबिलिटी नहीं है इंटेंट दिखाने की? सबसे पहले शहजाद भाई, आई थिंक मेरे में जब तक इंटेंट की बात करूं तो मेरा ख्याल है कि जब तक आप प्लेयर को मोटिवेट नहीं करेंगे, प्लेयर्स को बनाएंगे नहीं, उनको स्किल्स वैसे नहीं आएंगे। और मॉडर्न डे क्रिकेट आपको क्या कहते हैं कि आपने पहले 6 ओवर किस तरह खेलना है, और वो जो जिस अहमद शहजाद ने जो बात करे पिछले 3-4 साल से हमें वो चीज़
बड़ी लैग करती हुई नजर आ रही है। इवन कि आप आयरलैंड जैसी टीम के अगेंस्ट 190 180 रन जब आप करवा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली पहला मैच भी हार गए और ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। शहजाद भाई देखिए, जब तक क्रिकेट में आपके पास उस टाइप की क्रिकेट खेलने के प्लेयर्स आपके पास नहीं होंगे जो फास्ट क्रिकेट खेलते हैं, और बहुत सारी ऐसी टीमें, इवन कि आप अमेरिका की क्रिकेट उठा के देख ले, उन्होंने अपना इंटेंट किस तरह शो करवाया, अपनी एबिलिटी शो करवाई, और वो उन चीजों को जो है हम बहुत ज्यादा पीछे लैग कर रहे हैं, वो चीजें हमें नजर नहीं आ रही। और ये कहीं ना कहीं हमारे देखें मेंटल अप्रोच क्या होनी चाहिए। मेंटल अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए कि आपने पहले 6 ओवर किस तरह खेलना है, फिर आपका स्ट्राइक रेट का जो आजकल बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, हम बॉल टू बॉल जब रन्स करेंगे तो उसमें यार आपको कभी भी आप बड़े प्लेयर नहीं बनेंगे, आपकी हमेशा टीम प्रेशर में आएगी। और इवन के आप मिडिल ऑर्डर की अगर हम बात करें या ओपनर्स की बात करें तो वो चीजें हमें वो देखने को नहीं मिल रही जो हम बाकी क्रिकेट में देख रहे हैं। नो डाउट थोड़ी कंडीशन मुश्किल है, लेकिन एज ए प्रोफेशनल शहजाद भाई आपको हर कंडीशन में एडजस्ट करना आना चाहिए। और ये बात आप सही कह रहे हैं। कनाडा जैसी टीमें देखिए, कनाडा जैसी टीमों को शहजाद भाई बड़ी टीमें हमेशा अंडर प्रेशर लेके आती हैं अपनी एबिलिटी के थ्रू, अपनी कॉन्फिडेंस के थ्रू। आपके पास बेस्ट बॉलिंग स्लॉट है जो हम बड़े अरसे से बात करते हैं, बैटर आपके पास है, लेकिन एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं आप कहां फेलियर है। जब आप हमेशा इमरान साहब हम देख रहे हैं कि पिचेस थोड़ी सी मुश्किल है, बट जो स्ट्राइक रेट वाला मसला है वो सिर्फ इस टूर्नामेंट का नहीं है, वो 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी देखा था, उससे पहले T20 में भी हमने देखा है। लेकिन एक बात जरा बताइएगा, गेम अवेयरनेस भी होती है ना। वसीम अकरम साहब ने उस दिन बात की कि इतने सीनियर प्लेयर्स को ये बताना कि अगर बुमराह का ये ओवर है और इसमें उन्होंने विकेट चाहिए और आपने विकेट नहीं देनी तो आप बैठ के उसको जो है वो मिड ऑफ पे खेलने की कोशिश करते हैं, या फखर जमान का एक रेकलेस शॉट। तो ये गेम अवेयरनेस प्लेस में ये मैनेजमेंट का काम नहीं है उनको बताना, या एक्सपीरियंस उनका जो है वो काम नहीं आना चाहिए था उस वक्त वहां पे? तो मेरे ख्याल से टैलेंट का मसला नहीं, गेम अवेयरनेस का इशू है। जी बिल्कुल शहजाद भाई, ये मैं पिछले अपने काफ़ी शो में जियो के शो में भी बता चुका हूँ कि देखिए हमारी मैनेजमेंट, हमारे कोचेज़ में वो स्किल हमें प्लेयर्स के अंदर डेवलप नज़र नहीं आ रही, और कहीं को पूछने वाला नहीं है। गलत शॉट मारेंगे तो देखना आपको डांटना चाहिए कि यार आपने कौन सी सिचुएशन पे ये क्या हिट मारी। ये पहले हमारे सीनियर प्लेयर्स में, हमारे कोचेज़ में होता था, उनका डर होता था। इवन के आप रिजवान की अगर मैं बात करूं तो यार पिछले कितने अरसे से, मैं भी अराउंड में भी हम रॉन्ग 6-7 साल से तो अहमद मेरे ख्याल में कंटिन्यू वो क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन आया कि आपको इतनी गेम सिचुएशन का आइडिया नहीं है कि यार इस टाइम पे आपको अगर बुमराह जैसा बॉलर आपको वो लेके आ रहा है तो उसका क्या माइंड होगा आपको ब्रेक थ्रू दिलवाने के लिए, और आप दुनिया के बेस्ट बॉलर को आप स्वीप मार रहे हैं यार। आपका सिर्फ जिस तरह सब प्लेयर्स बात कर, देखे मैं बड़े अरसे से कह रहा हूं, हमारे सब प्लेयर उठा के देख ले, हमारा सारा फ्लो मिड विकेट की तरफ है, हमें इस तरह ऑफ स्टंप की तरफ कोई शॉट नजर नहीं आ रहा। जो एक्स्ट्रा कवर हम मारते हैं, कट मारते हैं, या निकल के हम सीधी स्ट्रेट मारते हैं। इवन के बुमराह को वही बॉल अगर आप सीधा पंच करते तो सीधा या तो 4 या 6 हो सकता, अदरवाइज ऐसे बॉलर्स को आप 4-5 ग्रिप आपके हाथ में है। जब आप अवेयरनेस कैसे आएगी, गेम सिचुएशन हैंडल कैसे होगी, जब तक आप यहाँ से मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। और यहाँ पे एक बड़े माजरत के साथ बड़े अरसे से मैं एक चीज कमेंटेटर के थ्रू सुनी है कि हमारी टीम में सेल्फिश क्रिकेट, देखिए सेल्फिश क्रिकेट जब आप खेलेंगे तो फिर टीम के लिए अच्छा नहीं होता, और आपको टीम के लिए खेलना है, पाकिस्तान के लिए खेलना है। और ये जो आपने बात की, देखिए हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे हम टीम के लिए खेलते थे, कभी अपनी विकेट को कभी ये नहीं हमने अपनी विकेट की वैल्यू रखते थे कि यार हमने परफॉर्म करके देना है, ताकि जो आपका रोल था उस पर थे, ये नहीं कि मैंने अपनी इनिंग खेलनी और मैं फिर स्लो खेलूं। सही हमारा शहजाद भाई अभी जो हमारा जो खला नजर आ रहा है, जो कमी नजर आ रही है, वो रोल है, आपको कोई डिफाइन कर पा ही नहीं रहा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे इस पे आने दें। मैं दो चीजों पे, एक तो रोल पे भी आता हूं, लेकिन अहमद शहजाद साहब, अभी शाहिद आफरीदी साहब ने उस दिन ये कहा कि क्योंकि देखिए एक चीज तो है, हमारी टीम इससे पहले अगर बुरा भी परफॉर्म कर रही हो तो एक बात होती थी कि टीम में यूनिटी बड़ी अच्छी है। अब शाहिद आफरीदी साहब का मानना है कि पहले जिस तरीके से बाबर आजम को हटा के शाहीन को कैप्टन बनाया, फिर शाहीन को हटा के बाबर आजम को कैप्टन बनाया, ये जो गलतियां हुई है बोर्ड की तरफ से, इस वजह से टीम की यूनिटी खराब हुई है। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं या आपको कोई और वजह नजर आती है जो इस वक्त इतनी क्या सराहियां हो रही हैं कि टीम में बहुत ग्रुपिंग और एक दूसरे से बात नहीं हो रही है? ये खाली ये वजह नहीं है, मुझे नहीं पता कि शाहिद अफरीदी साहब ने क्या कहा है क्या नहीं कहा, मैंने वो चीज नहीं, मेरी आंखों से नहीं गुजरी। लेकिन ये जो बात है दोस्ती यारी वाली बात, तो हम बड़ी देर से करते आ रहे हैं। हम यही तो बात अपने शोज में बैठ के कर रहे हैं कि फ्रेंडशिप है, एक टोला है, वो टोले ने टीम को हाईजैक किया हुआ है। तो ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, आपके डोमेस्टिक के क्रिकेटर्स के लिए ठीक नहीं है। हमारा सिर्फ हमें किसी से कोई मसला नहीं है,
या तो आपने रिजल्ट दिए होते, या तो आपने चैंपियन बनाया होता, या आपने 4-5 सालों में जब आपको कप्तानी मिली थी, इवेंट्स आपको मिले, आपने जितवाया होता, तो आपको किसी ने क्या कहना था। मसला यह है कि आप सीनाजोरी कर रहे हैं, आप एक तो जितवा कुछ नहीं रहे, स्टैट्स आपके इस तरह के हैं, बाकी आपने सारी टीम को जो है ना टुल्ले बना दिया है, किसी को चौथे के प्लेयर को 6वें पे भेजते हैं, 6वें को चौथे पे भेजते हैं, बॉलर अपनी मर्जी के डालते हैं। तो कहने का मकसद है फिर आप ही जिम्मेदार है ना, क्योंकि आप ही बाबर आजम और रिजवान ही खेल रहे हैं ना पिछले 5 साल से, इनकी प्लानिंग है। तो भाई जब हम कहते हैं कि आपने सिर्फ अपने फ्रेंड्स को ऑब्लाइज किया है, अपने फ्रेंड्स के साथ आप खेल रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को जो है ना, आपका फ्रेंड बॉलिंग ठीक नहीं करता, आप उसको बैट्समैन बना देते हैं, बैटिंग ठीक नहीं करता, आप उसको बॉलर बना देते हैं, जब दोनों नहीं करता आप उसको फील्डर बना देते हैं। तो जब इस तरह की आप एडजस्ट लोगों को करने लग जाते हैं, तो बाकी जो परफॉर्मर्स बैठे हुए ना डोमेस्टिक में, वो यूएई चले जाते हैं, वो यूएस से चले जाते हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह हो जाता है। तो बेसिकली ना सिर्फ आपने टीम को बर्बाद और तबाह किया है, आपने जो पूरा डोमेस्टिक का कल्चर और स्ट्रक्चर था उसको भी तबाह किया है। और अहमद शहजाद साहब, जो हम अभी आपने भी बात की कि प्लेयर्स किस जगह पे खेलते हैं, सबका रोल होता है। अब 5 ओपनर्स हैं हमारी टीम में, 2 जो मिडिल ऑर्डर थे वो ओपनर बन गए, जैसे कि बाबर आजम और रिजवान साहब पिछले 3 साल से ओपन कर रहे हैं, फ़खर ओपनर है, साइम अयूब ओपनर है, उस्मान खान ओपनर है। ये 5 ओपनर एक टीम में खेल रहे हैं, तो कैसे उनको पता चलेगा कि जब अगर हम मिडिल में आएंगे तो हमारा रोल क्या होगा, क्योंकि ओपनर जो है मिडिल ऑर्डर में खेल रहा है। तो ये तो बुनियादी गलती है ना सिलेक्शन के साथ ही। आपको तो अगर मिडिल ऑर्डर में आज हम कहते हैं वीकनेस है इसलिए क्योंकि शायद कोई प्लेयर डेवलप नहीं किया, या आप उनको लेके नहीं गए, अगर कोई है तो। शहजाद भाई यही बात करते रहे हैं 5 साल से। देखिए क्रिकेट में एक चीज होती है, एक टर्म है कैप्टन। जो कैप्टन होता है ना, मोस्ट ऑफ द जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आती है। अब फॉर एग्जांपल मैं कैप्टन हूँ 5 साल के लिए, और अगर मैं अपनी टीम का मिडिल ऑर्डर जो हाल है हमारा, मेरी मिडिल ऑर्डर का हाल ऐसे हो, स्पिन डिपार्टमेंट का हाल ऐसे हो, अगर मैं अपनी कैप्टनसी में ऑलराउंडर नहीं बना सका, चाहे फास्ट बॉलर नहीं बना सका, तो सर मेरी कैप्टनसी का क्या फायदा है। ये मेरी जिम्मेदारियों, लीडरशिप के रोल्स में से एक रोल होता है कि आपने अपनी टीम बनानी है, और आपको तमाम वो जो पावर रिक्वायर थी आपको वो सारी मिली, जो जो आपने मांगा आपको मिला। आपके आगे तो चेयरमैन को दुनिया नजर आना भी बंद हो गई, आपको और क्या चाहिए था। आपने सिर्फ ब्लेम गेम की है। आपने कभी कहा बॉलर डिडंट डू वेल, कभी आपने कहा 25 रन शॉट, आपने एक दफा ये कहना गवारा नहीं किया कि जी मेरी गलती है। तो थोड़ी सी आप गैरत पैदा करें, आप आके अवाम को आप ये कहेंगे कि हाँ जी मेरी गलती है, मैं जिम्मेदार हूँ, मेरे पास 5 साल में सारी चीजें मौजूद थी, मैं ना टीम को बना सका, ना जितवा सका, ना मेरे पास कोई मिडिल ऑर्डर है, स्पिनर है। इनफैक्ट मैंने अपनी जो यारियां दोस्तियां या जिन लोगों पे ट्रस्ट किया था, उसकी वजह से डोमेस्टिक के मैंने जो है ना अंधेरों में, इस अंधेरों में उजाड़ दिया कि जिसको वापस लाना अब नामुमकिन हो जाएगा। तो आप ये जिम्मेदारी एक दफा लेके कौम को बता दें, वापस डोमेस्टिक में जाएं, अपने स्टैट्स ठीक करें और दोबारा वापस आए। सही। एक आखिरी सवाल आप दोनों से, इमरान साहब पहले आपसे कर लेता हूं। इस वर्ल्ड कप के बाद अब क्या होने जा रहा है या क्या होना चाहिए कप्तानी के लिहाज से और टीम चेंजेस के हवाले से? वेल शहजाद भाई, एक चीज जरूर डिस्कस आज मैं करूंगा कि आप आफ्टर वर्ल्ड कप, आफ्टर बड़े इवेंट, हमेशा से हम सुनते हैं बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं, होती भी आई हैं, लेकिन एक चीज जो मेन एज ए क्रिकेटर मैं आज बोलूंगा, आपको बेस्ट कोच जो क्रिकेट को थ्योरी समझता हो, मॉडर्न क्रिकेट को समझता हो, आप उसको लेके आए। आप बड़े अपने प्लेयर सीनियर हायर करें, ना कि आप 15 दिन 10 दिन के लिए व्हाटएवर किसी भी बड़े नाम को उठा के ले आए। गैरी कर्स्टन तो एक नामी ग्रामी कोच है, परफॉर्म भी करके इंडिया को वर्ल्ड कप भी जिताया जी। नाम का शहजाद भाई, नाम का कोई इशू नहीं है, नाम बड़े प्लेयर है सारा को पे, लेकिन एंड ऑफ द डे जब तक आप किसी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, उसकी थिंकिंग को, उसकी थ्योरी को नहीं जानेंगे। देखिए हमारे क्रिकेटर्स का सबसे बड़ा मसला क्या है, हम एडजस्ट ही नहीं हो पा रहे। हम आज इसके साथ काम करते हैं, वो अपनी टेक्निक बताता है, कल वो आ जाता है, हम वो बताते हैं। तो कम से कम इन चीजों के ऊपर जो है, एज ए क्रिकेटर मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि कम से कम हमारे सीनियर जितने भी क्रिकेटर हैं उनको हायर करें, क्योंकि प्लेयर उनकी थिंकिंग, वो चीजें एडजस्टमेंट ज्यादा जल्दी करते हैं। बच्चे नस्बत आप बहुत ज्यादा लेके हैं फॉरनर कोच, मुझे उससे एतराज नहीं है, लेकिन कम से कम कुछ टाइम के लिए पहले हार किया जाए, ना कि आप 10 दिन, ये इंपॉर्टेंट है। जब 12 दिन से पहले ये नहीं होना चाहिए। ये चीजें देखे, टीम अनाउंस सबसे लेट हमने की, तो उसकी वजह पीछे बैकग्राउंड में क्या है, फिटनेस है, इशू है, या व्हाटएवर जो भी है, वो भी सामने आपके सामने है। कोच हमने 8 दिन 10 दिन पहले बड़े इवेंट में आया, तो यार ये चीजों थोड़ा सा इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। अहमद साहब, आई थिंक मेरे ख्याल में हमारे टीम में टैलेंट की कमी नहीं है। ठीक है अहमद साहब, आप क्या समझते हैं क्या चेंजेस होने चाहिए इस वर्ल्ड कप के बाद?
जी, मेरे समझने ना समझने से अब कुछ होता नहीं। अब कौम क्या समझती है ये देखना पड़ेगा। हमने वो करना है जो कौम चाहती है, और कौम सबके सामने है। जितना गुस्सा इस कौम में मौजूद है, जितना बेसब्री से कौम इंतजार कर रही थी किसी वर्ल्ड कप का पिछले 5 इवेंट से, और जिस तरह कौम के साथ झूठ बोला गया, उनके जज्बातों के साथ सोशल मीडिया पे कैंपेन चला के खेला गया, अब तो कौम मांग रही है, हम नहीं मांग रहे। अब वो जो आपका टोला है जिसके पास 5 इवेंट्स थे, वो सारे का सारा टोला अब डोमेस्टिक में जाना चाहिए, और नए बच्चे जो डोमेस्टिक में खेल रहे हैं, उनको जो परफॉर्मर्स हैं, उनको आपको खिलाना चाहिए। आप उनके साथ हारें, कोई मसले वाली बात नहीं। आप उन पे ग्रूम करें, आप उनको पैसा दें, अच्छी फैसिलिटी दें, आप उनके साथ हार जाए। कोई शायद आपको उसमें एक जवेद मियादाद, ज़हीर अब्बास, इमरान खान निकल आए, लेकिन आपकी जो करंट लॉट है, जितनी क्रिकेट इन्होंने खेल ली है, अगर इन्होंने कुछ जितवा के देना होता तो अभी तक आपको जितवा के दे दिया होता। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद शहजाद साहब, इमरान नज़ीर साहब, आप दोनों हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।